एक विषय पर बात करते हैं, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सीधे सीधे लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, अक्सर हमारे दिमाग में बहुत सी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। जैसे हम कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को संसद के लिए चुनते हैं, पार्लियामेंट के लिए, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर्टिकुलरली अगर हमने उनसे लोकसभा के लिए चुना है, हालांकि वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, यानी कि राज्य की विधानसभाओं के लिए लोगों को चुनते हैं, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs, दैट इज़ विधायक। हम जब इन्हें चुन लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये, जैसे गौतम गंभीर का केस ले लें। गौतम गंभीर इस समय में सांसद भी हैं, MP भी हैं, और साथ के साथ आप देख सकते हैं कि वो कमेंट्री भी करते हैं क्रिकेट मैचेस में, तो वो वहाँ से भी आमदनी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और उसके साथ साथ उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ भी हैं। और फिर सचिन तेंदुलकर भी सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, उसके साथ साथ ही वो कई और कामों में भी लगे हुए थे, है कि नहीं। कई तरह के हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो सांसद भी रहते हैं और उसके साथ साथ वो फिल्मों में रोल भी करते हैं। राज बब्बर MP रहते हुए फिल्मों में रोल कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया प्रदा और जया भादुरी सांसद रहते हुए फिल्मों में भी रोल कर रहे हैं, कर भी रहे थे। और मिस्टर जिंदल सांसद रहते हुए जिंदल स्टील कंपनी के मालिक थे। तो हमारे दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि एक तरफ ये लोग MP हैं, MLA हैं, दूसरी तरफ इनके अपने प्राइवेट बिजनेसेस भी रन हो रहे हैं, ये उसके भी मालिक हैं, वहाँ से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। क्या इन्हें ये करने का अधिकार है? ये एक पहला सवाल आम जनता के मन में आता है कि भाई ये पर्सन तो MP है, ये पर्सन तो MLA है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसकी अपनी प्राइवेट कंपनी है और ये उसके कामकाज भी देखता है, ऐसा हम कहते हैं। इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा, पर सीधे नहीं, हम लॉजिक देंगे, जवाब आप खुद निकालिएगा। और दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि इस पर्सन को MP पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसे MLA की पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि इसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा था, लाभ का पद। तो फिर हमारे मन में आता है कि भाई लाभ तो ये नितिन गडकरी भी कमा रहे हैं, लाभ तो गौतम गंभीर भी कमा रहे हैं, लाभ तो नवीन जिंदल भी कमा रहे हैं, ये सभी लाभ कमा रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? और ये व्यक्ति हटा दिए गए, जबकि इनकी कोई ना फैक्ट्री सुनी, ना ये कहीं कोई कमेंट्री कर रहे थे, ना कोई इनकी दुकानें बिजनेस थी, फिर ये कह रहे थे कि इनके पास लाभ का पद है। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो, सबसे पहले हम लाभ का पद समझें, उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस समय में हम भारत में जिस व्यवस्था में हैं वो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यू कैन से द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली से हमारे देश की सरकारें चलती हैं, राजनीतिक व्यवस्था चलती है। ओके, तो इस संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से लिया? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भारत पर होने वाला ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स संसदीय प्रणाली की पालना करते थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो हमने उन्हीं से ये लिया। तो ऐसे में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश ओरिजिन से ही आता है, यानी कि ब्रिटिशर से ही हमने ये लिया। उनके वहाँ पर इसे आप सेटलमेंट एक्ट 1701 मान सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं एंड में आपको एक MCQ भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो सेटलमेंट एक्ट 1701 से ही आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसका ओरिजिन आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश मान लीजिए कि ब्रिटिशर से आपने लिया। हम कहते हैं ना, हमने इमरजेंसी कहाँ से लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रेरणा कहाँ से ली, इसकी प्रेरणा आपको ब्रिटिशर से मिलती है। चलिए, एक चीज़ ये हो गई। अब हम जब ये बात कर रहे हैं कि देश एक संसदीय प्रणाली से चलता है, संसद की भूमिका को थोड़ा समझना जरूरी है। पार्लियामेंट कब आई एग्जिस्टेंस में, क्यों आई पृथ्वी पर ये एग्जिस्टेंस में, इसे समझना जरूरी है। तो समझाते हैं आपको। आप इमेजिन करिए, देयर इज अ किंग। किंग यहाँ पर राज्य को चला रहा है, द स्टेट, उसकी अपनी किंगडम, उसका राज्य, और उसे चलाने के लिए वो जिस विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस सोच का, जो समझ का, जिस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका स्वयं का ही विवेक है।
वो अपने ही विचार से राज्य चला रहा है। मतलब उसके किसी भी डिसीजन, किसी भी फैसले पर किसी का कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो किंग यहाँ पर एक अथॉरिटी है दैट इज एब्सोल्यूट। किंग एक एब्सोल्यूट पर्सन, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। उसके विचारों पर किसी का अंकुश नहीं है। उसका फैसला अंतिम फैसला है, उसकी पॉलिसी ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पॉलिसीज ली, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी, कोई रोक पाया? पहले सिक्के चला दिए सोने के, बाद में तांबे के दे करके वो वापस ले लिए सोने के, कोई रोक पाया? विचार क्या है? निरअंकुश शासन कहते हैं इसे। वो जैसे शिवगामी देवी कह देती थी बाहुबली में, मेरा वचन ही है शासन। भाई ये नहीं जानेंगे कि तुमने सोच समझ के वचन किया कि नहीं। जब तुम्हारा निजी दिया हुआ वचन, जब तुम्हारा निजी विचार एक शासन बनने वाला है, दैट इज द लॉ, जो कि सोशल ऑर्डर को डिसाइड करेगा, सामाजिक व्यवस्था उससे चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर उससे चलेगा, तो फिर ये जानना जरूरी नहीं है कि आपका वो विचार जिससे आपने शासन बना दिया, वो विचार कितना का तार्किक है, कितना का रेलेवेंट है, वो कितना का फायदा और नुकसान दे सकता है समाज को, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर पृथ्वी पर राजाओं का शासन रहा और वो शासन निरअंकुश रहा। निरअंकुश अर्थात एब्सोल्यूट, कंप्लीटली एब्सोल्यूट। कोई अंकुश नहीं है राजा के किसी फैसले पर। ऐसी ही प्रथाएं ब्रिटेन में भी एग्जिस्ट करती थी। एक समय आया जब एक शासक हुआ करता था, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। ये समय कुल 1206 का होगा, 1206 कॉमन एरा या फिर एडी। उस समय में उसके लिए फैसलों के क्या समाज पर असर पड़ रहे हैं, उस असर को देखते हुए जो वहाँ पर समाज के लोकल लीडर्स थे, द बैरॉन्स, उन्होंने आपत्ति जताई कि आपके फैसलों के प्रभाव जनता पर ठीक नहीं पड़ रहे, आप सही मायने में नहीं जान रहे हैं कि जनता क्या मांग रही है, क्या चाह रही है। तो ऐसे में वहाँ पर किंग जॉन के द्वारा ये विचार दिया गया कि आपके यानी कि समाज के मैं कुछ अधिकार सुनिश्चित करता हूँ, अब से मैं आपके कुछ राइट्स इंश्योर कर देता हूँ, ताकि जब भी मैं फैसले लूँ तो मेरे फैसले इतने के सीमित तो हों कि वो आपके इन राइट्स को इन्फ्रिंज करते ना हो। तो स्टेट जब अपने वासियों को, नागरिकों को राइट्स अकॉर्ड करता है, स्टेट अपनी पावर को लिमिट करता है। स्टेट के अगेंस्ट हमें राइट्स मिलते हैं, पता है आपको, मौलिक अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट अपने कामकाज के क्षेत्र को कैसे लिमिट कर रहा है कि ऐसी कोई विचार या ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई शासन नहीं बनाना है जो इन दिए हुए अधिकारों का हनन कर दे, इन्हें नुकसान पहुंचा दे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं स्टेट के लिए। दैट्स व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दे आर पॉजिटिव। वो स्टेट को अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं फंडामेंटल राइट स्टेट के अधिकार क्षेत्र को घटाते हैं, सीमित करते हैं। तो ऐसे ही राजा ने कहा ठीक है मैं आपको अधिकार देता हूँ, कुछ अधिकार आपके मैं इंश्योर कर देता हूँ। तो इन्हें ही पहला मैग्ना कार्टा कहा गया है फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ से प्रथा। तो अब एक राजा है और राजा के सामने धीरे धीरे, तो इसे आप कह सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। देखिए वैसे तो भारत में गणराज्य कल्चर बहुत पुराना है, हमने कई गणराज्य सुने हैं, हमने मल्ल गणराज्य सुना है, लिच्छवी गणराज्य सुना है, काफ़ी कपिलवस्तु सुना है, ये सभी थे। लेकिन वो गणराज्य भी उस स्वरूप में गणराज्य नहीं माने जा सकते, वैसे रिपब्लिक नहीं माने जा सकते जैसे हम आज के रिपब्लिक्स को देखते हैं। वो डेमोक्रेटिकली नहीं फंक्शन करते थे, वो एक तरह की ओलिगैर्कीज हुआ करती थी। हम आज उधर नहीं जा रहे हैं। मैं मॉडर्न जो पार्लियामेंट सिस्टम है इसकी जड़ बता रहा हूँ कि किंग जॉन के द्वारा दिए गए अधिकार से फिर ये होने लगा कि किंग जॉन के द्वारा बनाए गए किन्हीं भी नियमों का अगर अधिकारों
का हनन हो रहा है तो उस पर जनता के प्रतिनिधि आकर के फिर राजा को सचेत करके रोक लगवाते थे उन विचारों पर, उन नियमों कानूनों पर, शासन के उन कोड के ऊपर। यहाँ से आप एक फिर जनता के प्रतिनिधियों का उदय देखते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये है सिस्टम जो बनेगा पार्लियामेंट्री प्रणाली का आधार। जनता के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनता के प्रतिनिधि राजा की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पावर्स जो हैं किंग की, उसे टेम्पर कर रहे हैं, उसे लिमिट कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट, मोल्ड कर रहे हैं। दिस इज द मोल्डिंग पावर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि वो जनता के पक्ष को रख रहे हैं राजा के सन्मुख। ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और ब्रिटेन में एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि पार्लियामेंट और किंग, एक समय में किंग के पास 100% शक्तियाँ, इनके पास 10%, फिर समय बीतने के साथ यही होगा, इसके पास 90, इनके पास 20%, इसके पास 80%, इसके पास 20%, देन बढ़ते बढ़ते इसके पास 70, इनके पास 30%, देन इनके पास, राजा के पास 40, इनके पास 60%। एक समय आज की डेट में ऐसा आ गया, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100% पावर पार्लियामेंट के पास है। और जो क्राउन है द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो एक सेरेमोनियल पोजीशन के रूप में है। कंप्लीट जो पावर है, इट इज विद द इलेक्टेड पीपल, द गवर्नमेंट इलेक्टेड। ये 1200 से लेके फिर आज के समय तक आते आते ये चेंज इंड्यूस हुआ, जिसमें वो सारा लंबा चौड़ा समय कॉलोनियल पीरियड का भी था। आपने राजा के विचारों को अंकुश लगाया, जनता के विचारों को उनके सन्मुख रख के। तो यहाँ पर एक चीज़ इंश्योर हो रही है कि लोकतंत्र की अगर मैं बात करूँ, इफ दैट सिस्टम इज द सिस्टम फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इट इज़ द लोकतंत्र। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो स्टेट है, राज्य, और जिसका ज़मीनी स्तर पर जो एक्सप्रेशन है, दैट इज़ द गवर्नमेंट। इफ़ यू वांट टू सी द स्टेट, यू नीड टू गो टू द गवर्नमेंट। राज्य को अगर देखना है तो सरकार ही देखिए। तो दैट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती दिखनी चाहिए। वो गवर्नमेंट का इलेक्शन डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। वो गवर्नमेंट लोगों ही के द्वारा बनी हो, लोगों के लिए बनी हो। आई बात समझ में? ऐसे में पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं वो गवर्नमेंट को जनहित में कामकाज लगाए रखें। इसके लिए सरकार लोगों के रिप्रेजेंटेटिवों में से ही निकल के बने। इसके लिए सरकार से लगातार जवाब तलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव करते रहें। इसके लिए सरकार के कामकाज लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखे जाएं। इसके लिए सरकार के गलत कामों पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को आलोचना करने की आज़ादी हो, क्रिटिसिज्म करने की। सरकार के कामकाजों को जांचने के लिए कई सेफगार्ड इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएं और वो सारे के सारे जो सेफगार्ड्स हैं वो अपनी रिपोर्ट्स ला करके जनता के प्रतिनिधियों के सामने रखें कि सरकार के हमने जांच की खातों की, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। सरकार के द्वारा किए गए काम, जैसे लिंग्विस्टिक ऑफिसर ये बता रहा है कि सरकार ने ये किया है, मैं जनता के प्रतिनिधियों के सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ। तो सरकार के कामकाज, सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, सरकार जनहितकारी चल रही है कि नहीं, सरकार वो नियम कानून बना रही है कि नहीं जनता के हित में, जो जनता की एस्पिरेशंस है, ये सब चीज़ों को इंश्योर करने का जिम्मा जनता के प्रतिनिधियों पर है। तो जनता के प्रतिनिधि अलग होते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द किंग और आज की डेट में फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से भिन्न होते हैं। ऐसे में कहीं अगर उन बैरन्स को उस समय, उन व्यक्तियों को जो जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1206 में, राजा अगर उन्हें कुछ कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सोने के कॉइन देके कोई ना कोई लाभ के पद पे रख देता तो वो तो बिक गए राजा के हाथों। तो वो जनता का प्रतिनिधित्व अब राजा के सामने कर पाएंगे? वो राजा से ही लाभ कमा रहे हैं, राजा ही पे अंकुश कैसे लगा पाएंगे? राजा तो उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को, उनकी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल कर लेगा।
यानी कि उन लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं वो जनता का इंटरेस्ट परस्यू कराना है, लेकिन उन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट उनकी ड्यूटीज़ के रास्ते में आ जाएंगे। सो ड्यूटीज़ और इंटरेस्ट में तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में वो इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, फियरलेसली अपनी ड्यूटीज़ कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? जो ड्यूटीज़ हैं जनता की बात राजा के सामने रखना, राजा के निरंकुश व्यवहार और विचारों पर अंकुश लगाना, और राजा को जन कल्याणकारी बनाना, पब्लिक इंटरेस्ट में लेके आना, स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना, ये सब करना जरूरी है। ठीक आज के समय में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकारों को अकाउंटेबल बनाएं। द गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करें, सरकारों को ट्रांसपेरेंट बनाएं, सरकारों से जवाब तलब करें और जनहित में काम करें। सरकारें इस चीज़ को इंश्योर करें। ऐसे में यदि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी तरह से सरकार के अधीन, द गवर्नमेंट, उसके अंदर किसी भी पद पर होंगे, जो कि किसी भी रूप में कोई लाभ पा रहे हैं, कैसे लाभ होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से क्या क्या लाभ निकल के आए हैं, ये सब मेरे लेक्चर का तकनीकी हिस्सा होगा, मैं अभी कराऊंगा। पहले तो मैं सारी भूमिका बना रहा हूं कि आपकी रगों में ये घुल जाए कि क्या है। तो सरकार के पास किसी भी लाभ के पद पर अगर ये प्रतिनिधि नियुक्त हो जाएंगे, तो फिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की ट्रांसपेरेंसी के विषय में ये काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सरकार इन पर दबाव बना सकती कि मैं तुमसे ये लाभ ले लूँगा, मैं तुम्हें ये तनख्वाह नहीं दूंगा, मैं तुमसे ये पद ले लूँगा तो सोसाइटी में तुम्हारी प्रेस्टीज घटा दूंगा, मैं तुमसे ये पद ले लूँगा तो तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस है वो घट जाएगा। और ऐसे में अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे निजी लाभ मर रहे हैं, तो फिर मैं जनता के हितों की रक्षा के लिए संसद या विधानसभाओं में कैसे बैठूंगा? मुझे तो सरकारों को जिम्मेदार बनाना था। तो इसीलिए अगर आप एमपी हैं, ओनली एमपी हैं, इफ़ यूर ओनली मेंबर पार्लियामेंट, ओनली सांसद, गाड़ी पे नहीं लिखा सकते भारत सरकार। आप सरकार में नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ओनली। यू आर एलिजिबल टू सिट इन द पार्लियामेंट, नॉट विद द गवर्नमेंट, नॉट इन द एग्जीक्यूटिव पोस्ट। आप सरकार में नहीं बैठे हैं, लेकिन आप एक एमपी हैं, साथ में आप मिनिस्टर हैं। इफ़ यू आर एमपी देन द मंत्री। आप गाड़ी पर लिखाएंगे भारत सरकार, गाड़ी पे लगाएंगे भारत। तो एमपी को अगर गाड़ी पे लिखाने का ज़्यादा ही जुनून है तो मैक्सिमम लिखा सकते हैं सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत सरकार लिखा सकते हैं, वो सरकार में तो है ही नहीं, उन्हें तो सरकार पे अंकुश बनाना है उल्टा। आप अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं, विधान परिषद में विधायक हैं, गाड़ी पे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार लिखा सकते हैं? नहीं, बहुत मैक्सिमम तो लिखाइए विधायक। आप लिखाएंगे विधायक, सरकार नहीं लिखा सकते। आई बात समझ में? लेकिन वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होने के साथ साथ अगर आप स्टेट के किसी डिपार्टमेंट के भी हिस्सा हैं, स्टेट में मिनिस्ट्रीज नहीं होती, डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप लिखाएंगे वहाँ पंजाब सरकार, आप लिखवा सकते हैं पंजाब सरकार, वो आपकी चॉइस है। ओके, ये बड़ा फ़र्क हमें हमेशा समझ के रखना पड़ेगा। मेंबर पार्लियामेंट के घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट लिखा हो तो जायज़, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, वहाँ भारत सरकार कभी नहीं लिखा होता। आई बात समझ में? हाँ, ये ज़रूर लिखा जा सकता है कि अगर वो पहले कभी रहे हैं तो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर लिख सकते हैं, और अगर वो अभी इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो लिख लें भाई भारत सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संदर्भ को देखते हुए कि कभी भी किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंस है, जो उसका फियरलेस एटीट्यूड रहना चाहिए गवर्नमेंट को की आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में, गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में काम कराने में, ये चीज़ इंटैक्ट रहनी चाहिए। इसके लिए हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 102 फॉर द मेंबर पार्लियामेंट्स, आर्टिकल 191 फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव और द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो आर्टिकल 102 और 191 लेजिस्लेटर्स के लिए लाया है। लेजिस्लेटर्स कॉमन वर्ड है दोनों के लिए, सेंटर स्पेसिफिक, पार्लियामेंट स्पेसिफिक ये एमपी है, और आर्टिकल 191 फॉर एमएलएस। तो ये दो आर्टिकल हैं जिनका सब कुछ सेम है, वर्डिंग सब कुछ सेम है, मैंने 102 लिखा है। वो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्र या राज्य में
किसी भी लाभ के पद पर है तो वो फिर इस सदस्यता के पात्र नहीं रहेंगे, वो उस सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवन आप किसी भी लाभ के पद पर हैं तो आप चुने भी नहीं जाएंगे, सांसद और विधायक के रूप में आप चूज भी नहीं किए जा सकते, आपका चयन भी नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा। आई बात समझ में? ये दो परिस्थितियां हैं। आप पहले स्टेप में तो यहीं पर प्रतिबंध हैं कि चुने नहीं जाएंगे, इस्तीफा देकर के आइए, किसी सरकारी पद से आकर के चुनाव लड़ लीजिए। पर एक मिनिस्टर को नहीं देना पड़ता ना, मिनिस्टर को हमने एग्जम्पशन दी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की इस डेफिनेशन से हमने मिनिस्टर को एग्जम्पशन दी है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे होते हैं उस समय में भी जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो तो सरकार में ही रहेगी, कोई ना कोई तो गवर्नमेंट चलाएगा, और उस समय में भी वो मिनिस्टर बीइंग मिनिस्टर एमपी के दोबारा चुनाव लड़ रहा होता है, वो मिनिस्टर स्टेट लेवल पर एमएलए के दोबारा चुनाव लड़ रहा होता है। जैसे मैं मौजूदा सरकार में मिनिस्टर हूँ तो मैं एक एमपी भी हूँ, और आम चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस, और उन जनरल इलेक्शंस के लिए 5 साल पूरे हो गए, अब अगले बार के चुनाव हैं, तो मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर दोबारा चुनाव में खड़ा हूँ। तो मैं तो एक मिनिस्टर हूँ, मैं तो एक आइडियली देखा जाए तो मैं तो सरकार में हूँ, मैं तो लाभ के पद पे हूँ, पर इस ऑफिस को एग्जम्पशन दी गई है, इसे लाभ के पद वाला ऑफिस ना माना जाए। इसीलिए मिनिस्टर रहते हुए भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अगली बार के लिए। आई बात समझ में? दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब आपको समझा, तो जैसे कोई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन है या कोई भी है, वो चुनाव लड़ने आ रहा है तो इस्तीफा देकर के आएगा। आई बात समझ में? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड करते हुए नहीं होने चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत मेन चीज जो आर्टिकल 102 191 ने ये इंश्योर की कि आप जब संसद और विधानसभाओं में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हैं, आप सरकार के अंदर कोई लाभ का पद नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आप उस सदन के ही सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप इम्प्योर हो चुके हैं। अब आपने पार्लियामेंट्री प्योरिटी को ठेस पहुंचा दी है। अब आप सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को जिंदा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने ये ऑफिस, आपको क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू की, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेस में जो रैशनल है वो क्या है? इट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर का रैशनल। हमने स्टेट के 3 फंक्शनरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को सेपरेट रखा है, ताकि तीनों के तीनों अपनी आइसोलेशन, इम्यूनिटी और इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखते हुए एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का हनन ना करें, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शनल एरिया में इंटरवीन ना करें, और तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन अगर आप प्रतिनिधि के रूप में भी हैं और साथ में सरकार के अंदर लाभ के पद पर भी हैं, तो फिर सरकार के खिलाफ संसद में बोलेंगे कैसे? फिर आप सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को जिंदा रखने में सफल नहीं रह पाए, क्योंकि आप सरकार के कार्यकलापों के प्रति मौन रहे, जबकि आपको बोलना था। इसलिए नहीं क्योंकि आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपको लाभ मिलता है सरकार से, और इसलिए आपने जुडिशरी और लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये जो सेपरेशन का सिद्धांत था, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा बेडरॉक है, और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, आपने उस सिस्टम को हिलाने में पूरा योगदान दिया है, क्योंकि आपने प्रतिनिधि के होते हुए भी लाभ का पद ले लिया सरकार से। अब आप सरकार का कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे, सरकार को अकाउंटेबल ठहराने से डरेंगे आप निजी हित, वेस्टेड इंटरेस्ट में सोचेंगे, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट। इसलिए आपने संसदीय मर्यादा का हनन किया है, आपको तो निकालना ही बनता है, आपकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। चलिए मैं लिखा हुआ एक बार पढ़ दूं, बाकी डिटेलिंग आगे। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट disqualifying the holder was imported from Britain and made its appearance for the first time in the Act of 1909 during the British rule, that is the Morley Minto reforms। तब ये पहली बार आया इंडिया में। बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, ध्यान से सुनो। द लेजिस्लेटर्स, यानी कि नियम कानून बनाने वाले लोग, द प्रतिनिधि, द लेजिस्लेटर्स, सेंटर के मामले में से एमपी कहिएगा, स्टेट के मामले में एमएलएस। The legislators should not be vulnerable to temptations and executive can offer. The legislators should not be vulnerable to the temptations that executive can offer. जो गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर्स यानी कि द रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ टेम्पटेशंस ऑफर करे तो वो वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, उसके प्रति प्रोन नहीं होना चाहिए।
The framers of the Constitution thoroughly incorporated Article 102 and Article 191 dealing with the disqualification of the members of parliaments and state legislatures respectively. Article 102 क्या कहता है? A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by parliament by law not to be disqualified its holder. जो तो पार्लियामेंट ने लॉ पास करके एग्जम्प्ट कर दिया ऑफिस वो, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी राइट है ऑफिस एग्जम्प्ट करने का, याद रखना। तो वो ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, बाकी कोई भी आप ऑफिस होल्ड करिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बीइंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये मेंशन तो है पर डिफाइंड नहीं है, इस पर डिटेलिंग नहीं हुई, तो हम इसे समझते कैसे हैं फिर, इसका दायरा कहाँ से समझ आया? द इट्स एम्बिट हैज़ टू बी इन्फर्ड ओनली फ्रॉम द प्रोनाउंसमेंट्स और द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज लाइक द इलेक्शन कमीशन एंड द प्रेसिडेंट। समय समय पर इन्हों के जो विचार आए हैं उसी के हिसाब से हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आज मानते हैं कि कौन कौन से हैं। रैशनल क्या है इसके पीछे का तर्क क्या है? Underlying concept is the principle of separation of power between the functionaries of a state like the legislature, like the legislative, judiciary and executive. Separation of power क्या कह रहा है यहाँ पे? Separation of power is to ensure the isolation, immunity and independence of one branch of government from the actions or interference of the another and to ensure checks and balances. और बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव हमें अचीव क्या करना है? There should not be any conflict between their duties and interest of an elected members. ये हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ये हमारा रैशनल था और ये हमारा बेसिक आइडिया था। इन चीज़ों के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी समझाया, आपको इन शब्दों में समझ आया ही होगा। अब इसकी हम विस्तार से डिटेलिंग करते हैं। 1964 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक क्या क्या शर्तें रखी गई हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले जल्दी से। देखिए, हमने अभी ये समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं डिटेल में डिफाइंड ही नहीं है, जिक्र है, देखिए मेंशन है, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191, 102 फॉर द एमपीज, 191 फॉर द एमएलएस, बट डिफाइन किया गया हो ऐसा तो नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट भी पढ़ लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू का मत भी है उसमें भी इसे डिफाइन नहीं किया गया, इस पर डिटेलिंग नहीं की गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बहुत से एरियाज जिसको डिफाइन नहीं किया गया। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके तो नाम ही नहीं मिलते, जैसे फेडरल, उसका तो जिक्र ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसी विचार से गया है कि वो फेडरलिज्म दर्शाता है, हाँ, दैट इज कॉसी फेडरलिज्म। ऐसे ही बहुत से वर्ड्स नहीं डिफाइन किए गए, कुछ क्लैरिटीज़ नहीं दी गई हैं। उसका एक कारण है कि ये वो चीज़ें हैं जो समय समय पर जिस तरह से भी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस या फंक्शनरीज वर्क करेंगी, जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, उनकी उन फंक्शनिंग के दौरान उनकी उस समय की विजडम के अकॉर्डिंग इसको जिस मैनर में एक्सपेंड या नर्चर करना है, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो वैसा कर लें। इसलिए तो हमारे समाज की जो विचार है मूलभूत, उसमें समाजवाद है, लेकिन सोशलिज्म शब्द कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे समाज में अगर देखें तो सेकुलरिज्म का तत्व तो पहले दिन से नहीं था, पर वर्ड कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन में? वो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इन दो वर्ड्स को इंडक्ट किया। नेशनल इंटीग्रेशन वर्ड कहाँ था? वो तो डाला गया। सो कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सी चीज़ें आने वाले समय में लोकतंत्र में विचरते हुए इस भारतीय राज्य की जो संस्थाएं होंगी, खासतौर पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, इनके विवेक पे छोड़ा गया कि उस समय के हिसाब से इसका कैसे विस्तार करना चाहते हैं कर ले। सेम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ भी यही रखा गया। इसलिए तो हमने अब तक पढ़ा कि भाई जुडिशरी की दी हुई अलग अलग ओपिनियंस और जजमेंट्स, इलेक्शन कमीशन के फैसलों के दौरान इलेक्शन कमीशन की दी हुई ओपिनियंस और राष्ट्रपति की दी हुई ओपिनियंस के आधार पर ही अब तक जो दायरा बना है वो बना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो 1964 की जजमेंट यहाँ पर बड़ी जजमेंट है। पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि सीधी सी बात यह है कि अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है तो
अगर अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट है तो। टर्मिनेशन अगर गवर्नमेंट कर सकती है तो, सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं भी, आपको टर्मिनेट गवर्नमेंट कर सकती है तो, ठीक है, टर्मिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा है। आपका रेम्यूनरेशन सरकार निर्धारित कर रही है। ओके, गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन माने भत्ता, तनख्वाह। सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन सरकार का है। सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन किसका है? सरकार का है। किसी तरह के एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मुख्य रख के तय होता है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट 1964 का ये कहता था कि जो बेनिफिट है उसका पहला डिसाइड करने का तरीका ये है कि कोई पिक्यूनियरी बेनिफिट होना चाहिए, मस्ट बी द पिक्यूनियरी बेनिफिट। मतलब ऐसा लगे कि किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, फाइनेंशियल गेन इसके सेंटर में है, ये बात समझो आप। इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि क्वांटम और अमाउंट कितना था बेनिफिट का, ना 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 ना। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिबू सोरेन को पद छोड़ना पड़ा, और आप देखेंगे क्या आता था उनको बेनिफिट में, 1700 रुपये। क्वांटम और अमाउंट मैटर नहीं करता, चाहे ₹1 भी आ रहा है, आया है ना बस। आप ये नहीं कह सकते कौन सा 100 करोड़ का मामला है, कौन सा 1 लाख करोड़ का मामला है, कौन सा 1 लाख, ना ना ना। 1 रुपया भी किस अथॉरिटी के तहत आया भाई आपके पास? राज्य के कोष से निकला आया, क्यों आया? तो पहली बात तो ये है कि बेनिफिट फाइनेंशियल गेन देखा जाएगा। और दूसरी चीज़, कभी एमसीक्यू में मत फंसीगा, क्वांटम और अमाउंट पे ध्यान नहीं है, सिद्धांत पे ध्यान है। सिद्धांत ये है कि आया तो आया क्यों, लाभ कमाया तो कमाया कैसे। और दूसरी बात, सिर्फ पिक्यूनरी गेन्स हों, ओनली पिक्यूनरी गेन लिख के क्वेश्चन आ जाए कि यही, ना 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 ना, पिक्यूनरी गेन ही अकेले नहीं। इसके अलावा आप किसी पोजीशन पर होते हैं तो कई बार आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा होता, आपकी डिग्निटी, आपकी प्रेस्टीज का गेन हो रहा होता है। आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। जैसे आपको गेन कोई नहीं हो रहा है, पेट्रोल पंप इशू करने की ताकत आ गई, पेट्रोल पंप इशू करा दिया आपने किसी यार दोस्त को, वो तो माल तो पैसा तो उसके पास आया, आपको तो कुछ आया नहीं, लेकिन उसको जो पैसा माल आया है आपको उसके वाया फिर सारे लाभ मिल रहे हैं। समझ में आई? भर्तियां कर ली किसी की, आपने जॉब पे लगवा लिया किसी को, जॉब से निकाल रहे हैं आप किसी को, आपके पास आकर के लोगों के काम होते हैं। प्रेस्टीज कितनी बढ़ गई सोसाइटी में, आपको कई तरह के टोल टैक्स और बाकी फायदे मिलने शुरू हो गए उस पोजीशन की वजह से, रुतबा बन गया समाज में। ये सारी चीज़ें भी अगर मिल रही हैं, हो रहा है, तो भी ये फिर एक तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये भी याद रखिएगा। बस एक सेंटर में 2 वर्ड रखो, एक तो पिक्यूनरी गेन और दूसरा किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स। कोई किसी इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल होल्ड कर लेना, कोई माइनिंग्स इशू कर देना किसी को, किसी तरह के कोई प्रेस्टिजियस गेन हो रहा है आपको, डिग्निटी एनहांस होगी उस वजह से आपकी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अगर, तो आपकी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही वो इसमें काउंट किया जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर थे और अब आप एक सांसद हैं और अब आप कमेंट्री कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भाई इसमें से कौन सा वाला पॉइंट वायलेट हो रहा है? कोई भी तो नहीं। क्योंकि पहले समझो हमारे समाज में, देश में राजनीति चल कैसे रही होती है, वो ऐसे चल रही होती है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सिस्टम ऑफ पॉलिटी है, इट इज नॉट फॉर द अर्निंग। ये करियर नहीं होता, ये अर्निंग नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ फॉर द सैलरी, मैं कमाने आ रहा हूँ। वो बात अलग है कि सांसदों को, विधायकों को एक सैलरी मिलती है, पेंशन भी लग जाती है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो तो जितनी समाज का सामर्थ्य है उस समय में, इसलिए तो सांसदों की, एमपीओं की और विधायकों की यानी कि एमएलए की जो सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे मेड है, चार्ज्ड नहीं है।
मतलब उसमें विचार हो सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, उस पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन वहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जुडिशरी, उनकी सैलरी चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड पे, उस पर कोई वोटिंग नहीं होती। आई बात समझ में? तो ऐसे में हम देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप ऐसे नहीं आते हैं कि आई एम गोइंग टू द पॉलिटिक्स टू अर्न। तो ऐसे में आप राजनीति में आए हैं और आपके कुछ खुद के स्किल सेट्स हैं, आप अच्छे शेफ हो, आप अच्छे एक्टर हो, आप अच्छे क्रिकेटर हो, आप अच्छे लेक्चरर हो, कौन मना कर रहा है आपको अपने उन स्किल्स को यूटिलाइज करके अर्न करने में? व्हाट इज द प्रॉब्लम इनटू दैट? रीजन ये है कि आप किसी भी तरह से अगर सरकार के साथ संबंध रख करके सरकारी पदों का लाभ ले रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। बट अब आप अपने स्किल के दम पर प्राइवेटली अर्न कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपकी फैक्ट्रियां थी तो आप उन्हें छोड़ करके जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये तो फिर कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि राजनीति क्या है, सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई, सोसाइटी ने कहा कि हम अपने लिए एक नियम कानून बनाए, व्यवस्था बनाए और संस्थाएं बनाए, यही है ना पॉलिटिक्स। इसी को कहते हैं ना स्टेट। सोसाइटी स्टेट तभी बनती है ना। और ऐसे में समाज में सबको हाथ खड़ा करने को बोला क्या कि वो सब लोग सोसाइटी के मेंबर हाथ खड़े करो जो राज्य की इन संस्थाओं में आना चाहते हैं, जो अब तक जितना भी कामकाज करते थे, सुनार, लोहार, कुम्हार, जो भी सब आपके काम है, वो छोड़ के ही इधर आना पड़ेगा। और इधर जो है आमदनी मिलने का नहीं, तो हर आदमी कहेगा कि भाई फिर चलने का नहीं, मेरे को तो आने का नहीं, बच्चे पालने, है ना। और अरे सैलरी नहीं देने का, अंदर से कमा लेने का, तो मतलब सोसाइटी पहले ही डिसाइड करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रही है जिसमें करप्शन प्रमोट कर रही है। जानते बूझते हुए तो कोई सोसाइटी ऐसा नहीं करेगी, कोई सोसाइटी नहीं ऐसा करेगी। इवन सैलरी जो सांसदों की और विधायकों की लगाई वो इसी कंसेप्ट पे लगाई कि भाई करप्शन ना हो जाए कहीं। तो आप देखिए कि भाई 3 सेशन होते हैं उनके, उन 3 सेशनों में वो जाकर के वहाँ बैठते हैं, डिबेट डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट में, बाकी सारे टाइम में वो जनता के बीच में रहते हैं, अपना काम करते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इनटू दैट? किसी फैक्ट्री चल रही तो चलने, कोई जॉब कर रहा है तो कर रहा है, तो करने दो। उसकी हाजिरी जितनी लगनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली संसद में उतनी लगे। जो एमपी लेड फंड उसको मिला है उसका जैसे उपयोग करना है विधि सम्मत तरीके से वो करे। अपनी जनता के विचारों को संसद में रखे, ना रखे तो जनता हरा देगी 5 साल बाद उसको। मतलब आप उससे उसका करियर ऑप्शन कैसे छीन सकते हैं? क्योंकि जिस पोजीशन के लिए आप उसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए बना रहे हैं, पता ही कोई नहीं कि 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ही वो हाउस डिसॉल्व हो जाए। हाउस डिसॉल्व हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा आदमी? और हो सकता है 5 साल बाद वो चुन के ही ना आए, तो वो क्या करे, कटोरा पड़ के घूमे। तो इसीलिए फिर उसको अपने स्किल सेट को यूज करने दीजिए यार, क्या चक्कर है? अब जिंदगी भर इस टेस्ट को, इस लिटमस टेस्ट को लगा के देख लेना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है ना। तो सचिन का कोचिंग देना, सचिन का गाइडेंस देना, कमेंट्री देना, विराट कोहली का कुछ करना, रेखा का पिक्चरों में काम करना, शत्रुघ्न सिन्हा का पिक्चरों में काम करना, ये सभी जिंदल, नवीन जिंदल का अपनी फैक्ट्री चलाना, और जितने भी नितिन गडकरी का अपनी फर्में चलाना, ये पंजाब में ही आप देख लीजिए, ये राणा गुरजीत सिंह, उनका अपनी शुगर मिलें चलाना। भाई ये सब कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता, वो करने दो उनको। कोई अपनी एयरलाइन चला रहा है, विजय माल्या, अरे वो तो भूल ही गया आप, उनकी तो एयरलाइन थी किंगफिशर। तो फिर वो सुभाष चंद्रा राज्यसभा में चुन करके गए, जी ग्रुप के मालिक, तो उनके तो चैनल चल रहे हैं। फिर उसका क्या, एसएल वर्ल्ड देखोगा, एसएल वर्ल्ड जाएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं देखा था ना वो एड, पता नहीं तुम देखते क्या रहे हो। एक तो यार जो पूछता हूँ वो देखा नहीं, तुमने जो देखा है मुझे वो देखना है। ओके, आई वांट टू सी दैट एट एनी कॉस्ट। तो ये दिस इज द सिस्टम, इस चीज को पहले समझ लो आप। इसीलिए समाज से निकला ये पॉलिटिक में आना चाहता है, इस सोसाइटी के लिए नियम कानून बनाने, उनको पालन कराने, उसको चलाने। इसलिए सोसाइटी मिलके इन सबको डोनेट करेगी, डोनेशन, ताकि पॉलिटिक्स चल पाए, राज्य बने, व्यवस्था चले। इसलिए चुनावों में डोनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए पार्टियों को डोनेशन दिया जाता है। वो इसीलिए समाज ने अपने रख रखाव के लिए, अपने सोशल ऑर्डर भी तो जरूरी है भाई, उसके लिए समाज ने एक राज्य बनाया था, स्टेट। स्टेट क्या है? कुछ नहीं, नियम कानून, विधि विधान और संस्थाएं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो अब इन सब संस्थाओं को बनाए रखने के लिए, चुनाव लड़के आने के लिए, कैंपेन इलेक्शन के होने के लिए, तो समाज ही आगे आए तो कुछ दे तो कुछ हो। तो इसलिए समाज आता है, डोनेशन देता है। वो डोनेशन का सिद्धांत इसलिए उस पर टैक्स एग्जम्पशन है।
है ना। अब मैं डोनेशनें दे रहा हूँ और मैं अब भारत की सरकार से पूछूं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीय राज्य को। अच्छा, और भारतीय राज्य क्या है, भारतीय समाज ने बनाया है। अच्छा, क्यों बनाया है, कि समाज नियम कानून से चलना चाहता है, संस्थाओं के द्वारा चलना चाहता है। अच्छा, वो संस्थाओं में बैठने वाले लोग ये सब चुनाव प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता नागरिक होने के नाते मैंने क्या किया, मैंने चंदा दिया चुनाव को सपोर्ट करने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। हाँ, तो ये मैंने कोई गुनाह कर दिया, मतलब राज्य मुझे उस पर कुछ नहीं दे रहा है, उसे मेरी आमदनी में काउंट करके मुझ पर टैक्स ठोक रहे हो मतलब। तो फिर राज्य कहता है हाँ बात तो सही है यार, तुमको उस पर टैक्स एग्जम्पशन देंगे, तो टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। वो उल्टा कोशिश करते हैं कि हम टैक्स एग्जम्पशन अवेल करें ताकि पता लगे कि हमने डोनेशन कितना किया और पता लगे कि वो हमारी आमदनी का हिस्सा भी था। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों बने हैं, वो ऐसे बने हैं। ऐसे समझो, समाज को समझो, राज्य को समझो, फिर सारी बात समझ में आएगी। आई बात समझ में। और सही मायने में सेपरेशन ऑफ पावर जिंदा रह पाएगा। इसको समझो आप, यही सही तरीका है अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखना चाहते हो, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इसी के लिए हमने जुडिशरी के मेंबर्स को इलेक्टेड नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसमें हम राजनीतिक दखल नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया से चुनकर के आने वाले प्रतिनिधि जो कि संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं और उन्हीं से निकली हुई सरकारें जिन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इनके द्वारा संविधान की मान्यता, विधि विधानों की पालना हो रही है कि नहीं, इसकी जांच करने का दायित्व जिन संस्थाओं पर है, जैसे कि जुडिशरी, उन्हें राजनीतिक दलों के द्वारा चुनवाया नहीं जा सकता, इलेक्ट नहीं कराया जा सकता। तो हमने देखो सबके लिए सेम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी नहीं चुना, क्योंकि हमारा एम लोकतंत्र को जिंदा रखना, और लोकतंत्र के फाउंडेशन में है सेपरेशन ऑफ पावर, दैट चेक्स एंड बैलेंसेस। इसलिए जुडिशरी की एक संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की गारंटर है, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टर है, और इसलिए वो बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट देने में सक्षम था, तो उसने बेसिक फीचर की थ्योरी दी। आई बात समझ में। ये चीज़ें हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारा बेसिक फीचर है, जिसको इंटैक्ट रखने में योगदान देता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के सिद्धांत के तहत हमारे देश में सही मायने में अगर हम किसे बचाते हैं तो वो है सबसे बड़ी लोकतंत्र की संस्था, जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो है विधान पालिका, यानी कि राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर द विधानसभा और सेंटर के लेवल पर द संसद, दैट इज द पार्लियामेंट। क्योंकि यहाँ पर हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें जनता की विशेष के अकॉर्डिंग वहाँ पर नियम कानून बनाने हैं संवैधानिक दायरे में रह करके। और ऐसे में अगर इन्हीं को सरकारें अपने प्रभाव में चपेट में ले लें तो फिर ये सरकारों को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे और लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा, इनकी मिली भगत हो जाएगी। इससे स्टेट के रिसोर्सेज किसी के बेनिफिट में कंज्यूम कर लिए जाएंगे, आम जनमानस ठगा सा महसूस करेगा, लोकतंत्र गिर जाएगा, वो लोगों का तंत्र नहीं रह जाएगा, पार्टियां मिलकर राजतंत्र बना लेंगी। ओके, अब एक सवाल आता है कि अगर सर ऐसी बातें हैं तो फिर यार ऐसा क्यों होता है कि अब तक कई ऑफिसेज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लेबल से एग्जम्पशन मिल चुकी है। ऐसे बहुत ऑफिसेज, मैं आपको अगर राज्यों की विधानसभाएं बता दूं तो 40-40 सीटों वाले राज्य जैसे कि गोवा, 60-60 सीटों वाले उत्तर पूर्व के राज्य, आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी 60-60, 70-70% उन राज्यों में आने वाले जो ऑफिसेज हैं, 60-60, 70-70% ऑफिसेज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लेबल से एग्जम्प्टेड है। ऐसा भी है, ऐसी बात नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्पशन देने की ताकत मैंने बताया राज्यों की विधानसभाओं के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी है, सेंटर वाली पार्लियामेंट के पास भी है, दोनों संस्थाओं के पास एग्जम्पशन देने की ताकत है। एग्जम्पशन देने के बावजूद भी एक पोजीशन है, दैट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। जब उसको भी एग्जम्पशन मिली हुई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि 2018 में फैसला आ गया कि दिल्ली सरकार के 21 एमएलए, दिल्ली सरकार कह रहा हूं, कितना गलत शब्द, दिल्ली विधानसभा के 21 एमएलए जो कि आम आदमी पार्टी के थे, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अदरवाइज देखा जाए तो वो एक लाभ का पद है, इट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, कई जगहों पे तो रेम्यूनरेशन भत्ते भी मिलते हैं, फिर प्रभाव मिलता है, दबदबा मिलता है।
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या करता है, जो भी महकमा होता है, जिस भी मिनिस्ट्री के साथ या जिस भी डिपार्टमेंट के साथ उस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अटैच किया होता है, वो उस महकमे के लिए एज अ जूनियर मिनिस्टर काम करता है। देखिए वर्ड आ गया जूनियर मिनिस्टर, तो इन्हें हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट में भी हैं और विधानसभाओं में भी होते हैं। अब यहाँ पर गेम क्या है कि इस हर राज्य के कोर्ट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों को डिस्क्वालीफाई फिर कैसे कर देते हैं, जबकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लेबल से इसे एग्जम्पशन मिली हुई है अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी। फिर ये कैसे हो जाता है, आपके मन में अक्सर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। उसका जवाब यहाँ ले लो। अब अंततः हुआ ये कि भाई जो सरकार चुन करके आई है, वो सरकार क्या करेगी कि उसको जिताने के लिए जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के तो तमाम एमएलए और एमपीओ ने मेहनत की है। तो सरकार में कितने लोग आ सकते हैं, अब ये हमारे देश में शुरुआत में अगर संविधान में कहें तो ऐसा कोई बिंदु नहीं था, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लिमिट इंड्यूस की गई और उस लिमिट के तहत ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो गवर्नमेंट बनेगी, सरकार बनेगी, उसमें जो लोअर हाउस है दैट इज द लोकसभा, उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल ले लो कि 500 मेंबरों की लोकसभा है, तो इसका 15% कितना हुआ, 75। ये 75 माने मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से मान लीजिए पंजाब की विधानसभा, मान लीजिए वैसे तो 117 सीटें हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लीजिए 100 है, तो इसका 15% कितना हुआ, 15। तो 15 ही मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में, कैबिनेट कह रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, विधान परिषद में, मंत्री परिषद में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव माने सरकार। तो सरकार में इतने ही हो सकते हैं। दिल्ली के मामले में और कम है, क्योंकि दिल्ली के मामले में 10%, वो यूनियन टेरिटरी है। तो अगर दिल्ली की 70 सीटें हैं तो फिर 10% कितने हो गए, 7 ओनली। 6 + 1, 6 मिनिस्टर + 1 चीफ मिनिस्टर। दिल्ली में तो एक एक मंत्री ने 35-35 मंत्रालय ले रखे हैं, 30-30 मंत्रालय लेकर के चल रहे हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से, क्योंकि मंत्री बहुत कम है, अभी मनीष सिसोदिया के पास कई मंत्रालय थे, अब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है ताकि दूसरे लोगों के पास वो मंत्रालय चले जाएं। तो दिल्ली में ये और कम है और बाकी राज्यों में ये 15% है और केंद्र में भी 15%, कि आपकी पार्टी के हो सकता है एग्जाम्पल कि लोकसभा में 500 सीटें और बीजेपी सारी 500 ले गई। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, आगे होगा मुझे नहीं पता, पर ऐसा हुआ सोचो। और बीजेपी के उन 500 एमपीओं में से, एमपी की सीटें 500 सारी बीजेपी ले गई। बीजेपी की उन 500 सीटों में से अब बीजेपी मजबूर कितनी है कि लाभ सिर्फ मंत्रालय में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में सिर्फ 75 एमपी यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि लिमिट लगाई हुई है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। तो अब बाकी के 425 खड़े होकर देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। हमारा क्या, चुनाव जिताने में हम लोगों ने क्या नहीं कुछ कसर छोड़ दी, हमने क्या कमी रखी, किधर थे हम लोग। हम हैं तो सरकार है, तो कोशिश रहती है एक पार्टी के नेता की, नेतृत्व की, कि वो ऑलमोस्ट जितने का एमपी तक बेनिफिट एक्सटेंड कर सकें दे दें, क्योंकि चुनाव भी लड़ने अगली बार भी जीतना है। इस बार जिनको नाराज कर दिया वो अगली बार जन समर्थन लेके नहीं आएंगे तो क्या करें। तो ऐसे में तो डर लग गया संसद को, विधानसभाओं को, राजनीति डर गई कि ये तो अंधाधुंध मंत्री बनेंगे, फिर 100 मंत्री, 200, सारे के सारे मंत्री, तो चेक कौन रखेगा फिर। मतलब 500 बंदों में से 400 तो लग गए किसी ना किसी सरकारी पदों पे। अब इस सरकार को ये 500 तो पूरे लोकसभा के मेंबर थे, उसमें से 400 को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिला हुआ है, तो यही 400 फिर उन 500 में से ही आते हैं, तो बाकी बचे सिर्फ 100, वो इन पे चेक रखेंगे। और वो 100 भी क्यों छोड़ें, कहेंगे इनको भी किसी पद पे अड़ा दो यार, कोई मार्कफेड का, कोई सेक्रेटरी, कुछ लगाओ इन्हें भी। तो ये तो हो गई राजशाही, ये तो तानाशाही हो गई। फिर जनता को पहले बेवकूफ़ बनाने के लिए अरबों रुपए के पहले चुनाव कराए, चुनाव करके संसद में पहुंचे, लोकसभा में 500 सीटें थी, 500 की 500 अपनी हो गई इस बार। और अब लोकसभा को माना जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा से सरकार बन के निकलनी थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आइडियली होने चाहिए आपके हिसाब से 75, पर पहले तो ऐसी कोई लिमिट नहीं थी।
और लोकसभा में ही सरकार को जवाब देना है, संसद में पूरी में, राज्यसभा में भी देना है, मैं यहाँ लोकसभा लेके चल रहा हूँ, उसी में जवाब देना है। वही से सरकार भी, मतलब कि सरकार भी तब तक ही सत्ता में रहेगी अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस गेन है तो। और वही लोग सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने रखेंगे, सवाल पूछ पूछ के जनता के विचार सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन उनके तो हाथ ही बांध दिए, सबको सरकारी पद दे दिए, वही लोग एमपी, वही लोग मंत्री, मजे राजा, समझ आई। तो सेपरेशन ऑफ पावर कितना जरूरी रहा। वही अंग्रेजों के समय में वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही पुलिस पावर भी रखता था, वही जुडिशियल पावर भी। मतलब पहले बाबूजी ने हम धरना करने वाले लोगों पे डंडा चलाया पुलिस पावर के तहत, और फिर हमने कहा अरे ये तो हमारे लोकतंत्र का हनन हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो किसी ने, पत्रकार ने बोला कि तुम अर्जी लगाओ जा करके, तुम्हारे लोकतंत्र का हनन हुआ, अर्जी लगाने आया अंदर दफ्तर में भी बाबूजी। तो पूछा अर्जी किसको लगानी है, इनको, क्यों, यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अरे यही तो डंडा चला के गए थे। हाँ पुलिस पावर भी इनके पास है, जुडिशियल भी, इन्हीं को अर्जी लगाओ। तो उनको अर्जी लगाने गए, कहते हाँ जी बाबूजी ऐसा है कि हम लोग धरने पे बैठे थे शांतिपूर्ण तरीके से, हम पे बहुत डंडे बरसाए गए। किसने बरसाए, आपने। ठीक है, इसका नाम लिख लो डायरी में। कहाँ रहते हो, वहाँ रहते हैं, 15 मिनट बाहर वेट करो। और फिर से पुलिस आई, पता लगे उसके परिवार से चीज़ें निकाल ली, ऐसी ऐसी बरामद कर ली, इसको भी उठवा लिया। जुडिशरी को कितना जरूरी था इस पुलिस पावर से अलग करना। तभी तो अगर कोई उत्पीड़न करेगा तो दूसरा महकमा निष्पक्ष होकर उसके ऊपर सुनवाई करके आपको राहत देगा। तो ऐसे ही तो सिद्धांत यहाँ था संसद और सरकार में। सरकार की कारगुजारी पे निगरानी किसको रखनी है, संसद को। जवाबदेही किसके प्रति बननी है, संसद के प्रति। जनता के सवाल सरकार से कौन पूछे, संसद। और संसद के तो सभी लोग करप्ट कर लिए हमने सरकारी पद दे दे करके। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर जिंदा रहे, इसलिए ये पॉइंट रखा गया कि 15% लिमिट। तो कोर्ट अब ये कहता है कि ना 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 ना, आप बात गलत समझ रहे हैं। हमने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप चुने गए हैं, और आपकी राज्य की सरकार ने विधानसभा में बिल ला करके आपकी विधानसभा ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टैग से भी मुक्त करा लिया है। हम समझ रहे हैं बात, आप हमको समझिए जरा, हम समझ रहे हैं। तो फिर भी हमने आपकी डिस्क्वालिफिकेशन को सही माना है। जानते हो क्यों? तो वो पूछ रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, क्यों जनाब? कहते ये इसलिए नहीं आपको डिस्क्वालिफिकेशन को सही माना है कि आप लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ रहे हैं, वो तो आप मुक्त हो गए हैं उधर से। इसलिए कि आप लोग, जब आपका नंबर जुड़ जाता है ऑलरेडी एक 75 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो फिर आपके और नंबर जब जुड़ते हैं +15 या 20, तो एक तरह से आप लोग जूनियर मिनिस्टर ही हो। तो फिर वो लिमिट 15% वाले बार को एक्सीड कर जाती है। इस हिसाब से आपका डिस्क्वालिफिकेशन सही माना गया है। कहते ओके, ये तो बड़ा खेल हो गया भाई। मतलब हमारे पार्टी के नेता ने हमें पागल बनाया। उसे तो ये पहले से ही पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री तो 75 ही हो सकते हैं, और हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो के इस तरह से जूनियर मिनिस्टर ही हैं, और 15% वाली लिमिट तो वायलेट हो ही नहीं सकती। और जैसे ही हमारी संख्या उन 75 में जुड़ती है तो वो तो वायलेट हो जाती है, तो हम तो उधर से डिस्क्वालीफाई हैं। अरे क्या बात है, सारे ठंडे हो गए। देखो कोर्ट की जजमेंटें बहुत मज़ा आता है कई बार पढ़ के। सोच कुछ और रहे होते हैं, एंड में क्लाइमैक्स बड़ा खतरनाक होता है कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसलिए डिस्क्वालीफाई होते हैं। आर्टिकल 103 जो है वो ये कहता है कि अगर इस मुद्दे पर कभी डिस्क्वालिफिकेशन का मसला बने तो मामला प्रेसिडेंट को जाएगा। प्रेसिडेंट इसके लिए राय लेगा इलेक्शन कमीशन की, और उस राय के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर देगा। डिस्क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति करता है, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन। आई बात समझ में? इसलिए कई बारी राज्य की पार्टियां केंद्र पर, इसलिए कई बारी केंद्र में ऑपोजिशन की पार्टियां केंद्र पर आरोप लगाती हैं कि राष्ट्रपति तो वे आपके ही इशारे पे चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी आपने बांध लिया है। इसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नरों को लेकर के बड़े बदलाव सुझाए हैं। मैं जल्दी उस पर लेक्चर लेके आऊँगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए जो पैनल होगा, वो पैनल क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, इनसे मिलकर के वो पैनल, अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडक्ट हो गए। इस चीज़ को समझिए। इतनी बात समझ में आई?
तो इसीलिए अक्सर आप खबरें पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डिस्क्वालीफाई माने गए, सही माना गया, जबकि आप दूसरी तरफ पढ़ेंगे कि ये वाला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के घेरे में नहीं आता है, इसे एग्जम्पशन मिली हुई है। वो मैक्सिमम केसेस में ये होगा कि ये जो सीलिंग लगाई गई है 15% वाली, कि इससे ज़्यादा लोग सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा लोग उठा नहीं सकते आप संसद में से, वो उसको क्रॉस कर जाते हैं, ये कारण हो जाता है। तो पूरी चर्चा का इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हमारा निचोड़ क्या निकला, भाई कोई अपना प्राइवेट काम कर रहा है, किसी के ठेके चल रहे हैं, क्रैशर चल रहा है, किसी का रेता का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं, चलने दो। कोई प्राइवेट सड़कें बनाता है, बनाने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का मॉल चल रहा है, थिएटर चल रहा है, कुछ चल रहा है, चलने दो, हमें प्रॉब्लम नहीं, चलने दो भाई, प्राइवेट काम को चलने दो, अच्छी बात है, इकोनॉमी डेवलप करेगी। मंत्री ने गुनाह कर लिया, गुनाह है कोई, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, आई बात समझ में, तो वो चलने दो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मैटर यहां पर एग्जिस्ट करता है कि 102 के तहत एमपी, 191 के तहत एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेयर नहीं करेंगे, सीधी सी कहानी है। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना है, ये सिद्धांतों के तहत ये कॉन्सेप्ट इंड्यूस किया गया है, डिफाइंड नहीं है। राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अब तक के निर्णय फैसलों के तहत ही ये तय हुआ है। तो इसके लिए मैं अब बताना चाहता हूँ, रिसेंट मुद्दा 2022 में आया, वो क्या, राज्यसभा में एक सदस्य हैं राज्यसभा के, विजय साई रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया कि दिल्ली में सभी राज्यों के भवन है ना, पंजाब भवन, आंध्र भवन, बंगाल भवन, ऐसे वेस्ट बंगाल सबके भवन है, वहाँ जाना, क्योंकि केंद्र देश की राजधानी है तो सभी राज्यों के अपने अपने भवन हैं। हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कैसे, पंजाब भवन में रुकते हैं। तो ऐसे में ये जो विजय साई रेड्डी है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, पर आंध्र प्रदेश सरकार ने इनको दिल्ली में आंध्र भवन में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया, इस पर एक मेंबर ने प्ली लगा दी कि इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत हटाओ जल्दी, कि इन्होंने मीइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का पद कैसे ले लिया आंध्र भवन में, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया हुआ, ये तो चलना ही नहीं, ये तो गलत कांड हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट मार दिया। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास मैटर जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट किसको भेजते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसको बोला कि भाई तुम्हारा केस में मेरिट नहीं है, ये व्यक्ति मेंबर बने रहेंगे राज्यसभा के। इलेक्शन कमीशन ने तर्क क्या दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो किसी तरह का कोई बेनिफिट डिराइव नहीं कर रहे हैं, कोई पिक्यूनरी बेनिफिट डिराइव नहीं कर रहे हैं, नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी, नथिंग। आई बात समझ में। सेकंड, किसी तरह का कोई एग्जीक्यूटिव बेनिफिट भी नहीं डिराइव कर रहे हैं। बस इतनी कहानी है कि बीइंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र भवन, वो जब आंध्र प्रदेश वापस जाएंगे तो उन्हें स्टेट गेस्ट माना जाएगा, दैट्स ऑल। जबकि स्टेट गेस्ट की कर्टसी बहुत सारे लोगों को अकॉर्ड कर दी जाती है, एक्सेप्ट दैट कि ही विल बी ट्रीटेड एज अ स्टेट गेस्ट whenever he will enter into the Andhra Pradesh, no benefits, nothing, no executive, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ना कोई नियुक्तियां, ना कोई कुछ, कोई भार नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई पिक्यूनरी फाइनेंशियल गेन नहीं, कुछ नहीं। तो ये अर्जी स्वीकार नहीं की जाती, विजय साई रेड्डी एज अ राज्यसभा मेंबर कंटिन्यू होंगे। ये अभी लेटेस्ट केस था भाई 2022 का, ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने बहुत सारे केसेस नहीं बताए, बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझाया, मुद्दा यही था कि मैं केसेस में फंसा के नहीं रखना चाहता था, मैं ओवरऑल सारा आपको समझाना चाहता था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों समझें, कैसे काम करता है ये, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है देश की सरकारों और लोकतंत्र को एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए। आई बात समझ में। लोकतंत्र भी तो जवाबदेह है, हमें भी तो सरकारों के समर्थन में आना है कि देश चल सके। लोकतंत्र को वो अकेले कैसे जिंदा रखेंगे? क्या सरकारें समाज से भिन्न है? क्या राज्य सोसाइटी से भिन्न है? राज्य समाज की ही जन्म दी हुई एक इकाई है। स्टेट हमने ही बनाया द सोसाइटी, और हम ही स्टेट बना के उसकी इंस्टीट्यूशंस से एकदम खुद को अलग कर लेते हैं। नो वेकेंट पीपल, नो एनलाइटेंड पीपल, नो लिटरेट पीपल, दे आर हैविंग नो कैपेसिटी टू रेज क्वेश्चंस।
सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि आप जागरूक रहें, सरकार जागरूक रहेगी, और सरकार जागरूक रहे ताकि लोकतंत्र बना रहे, ये जरूरी है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमने आर्टिकल्स कर लिए, हमने 1964 की जजमेंट के मुताबिक क्या क्या पॉइंट्स है वो कॉन्सेप्ट कर लिया, हमने पेक्यूनरी और नॉन पेक्यूनरी एस्पेक्ट समझ लीजिए, हमने लेटेस्ट केस विजय साई रेड्डी का समझ लिया 2022 का, हमने ये क्लियर कर दिया कि प्राइवेट बिजनेसेस आपके अपने बिजनेसेस हैं और उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं है, उस ग्राउंड पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। हाँ, आप पर कोई करप्शन के चार्जेस लग जाएं, कुछ लग जाएं, वो अलग बातें होती हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दैट इज नॉट ए राजा 2010 टेलीकॉम मिनिस्टर, सजा भी हुई, डिस्क्वालीफाई भी हुआ भाई, इसलिए नहीं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, इसलिए कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन में घोटाला हुआ था। आप बात को समझिए, करप्शन के चार्जेस पे हटा देना और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हटाना बहुत अलग बातें हैं, इसको समझो प्लीज, ठीक है। मैं कह रहा हूं गौतम गंभीर अपना कमेंट्री करे, पैसा कमाए, हटाएगा नहीं कोई, पर करप्शन करेंगे अगर कोई तो डील होगा, जैसे सारे डील किए जाते हैं। नोबडी इज अबव द लॉ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। करप्शन है तो सब बराबर ट्रीट किए जाएंगे, वो अलग मैटर है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ओके। बाकी तो हमारे पॉलिटी के लेक्चरों में तो हमने बहुत डिटेल में सब कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया ही हुआ है, आज इसे स्पेसिफिकली हमने ले लिया क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ डाउट थे। थैंक यू सो मच।